सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? खुश हो? स्टडी चल रही है? जैसे कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री 9th में हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर में जो है ये हमारा 8वां लेक्चर है। सही है। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पे। उसके बाद वाला लेक्चर ये है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। सही है। तो इस लेक्चर में जो है पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में हम जो है कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। एक होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, एक होगा एवरेज एटॉमिक मास और इसके अलावा जो है हमारे पास होगा एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। सही है। ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इससे पहले कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ें, एक दफ़ा हम देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है असल में। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, मैंने कहा एटॉमिक मास यूनिट, तो ये कन्फर्म एक यूनिट है, ठीक है। ये एक यूनिट है और यूनिट किस वजह से इस्तेमाल होता है? यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट। यूनिट को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी चीज़, किसी भी क्वांटिटीज़ को मेजर करें। सही है। वैसे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, जिस तरह लेंथ एक क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस हुआ बिटवीन 2 पॉइंट, इसी तरह वॉल्यूम हुआ हमारे पास, इसी तरह मास हुआ, इसी तरह टेम्परेचर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ये सब हमारे पास क्वांटिटीज़ है। और किसी भी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना लाजमी है। एक यूनिट होगा और एक हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है AMU असल में एक तरह का यूनिट है, ठीक है। जिस तरह भी अभी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ हमारे पास क्वांटिटीज़ होते हैं, मास होता है, इसके अलावा जो है वॉल्यूम है, इसके अलावा हमारे पास लेंथ ETC, मतलब ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज़ हैं। तो इसी में से मास को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट असल में एक तरह का यूनिट है किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए? मास के मेजरमेंट के लिए। मास के मेजरमेंट के लिए हम AMU इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो एटॉमिक जो यूनिट है ना मास का, मैंने कहा कि AMU यूनिट है जो कि इस्तेमाल होता है मास के मेजरमेंट के लिए। मास को मेजर करने के लिए हम AMU का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ग्राम है, ऑलरेडी हमारे पास kg है, तो AMU की क्या ज़रूरत है? फिर हमें AMU की ज़रूरत है किस वजह से? क्योंकि AMU जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम का, किसी भी जो है आयंस का, किसी भी रेडिकल्स का, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए हम AMU का इस्तेमाल करते हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल स्पीशीज़, मास ऑफ केमिकल स्पीशीज़, ठीक है। अब केमिकल स्पीशीज़ में हो सकता है वो आयन की सूरत में हो, जिस तरह I- हुआ, ठीक है। हो सकता है वो पॉजिटिव आयन की सूरत में हो सकता है वो रेडिकल की सूरत में हो, या हो सकता है वो मॉलिक्यूल की सूरत में हो। 4 मैंने आपको कहा मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल है, ये रेडिकल है, ये आयन से और ये भी आयन से, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो इस केमिकल स्पीशीज़ के मास को जो है फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम AMU का इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का। सही, यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा करके हम डिटेल में जाएंगे। सही है। तो एटॉमिक मास यूनिट एक तरह का यूनिट है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर केमिकल स्पीशीज़ के मास को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं AMU। अब जो है ये जो है हम समझेंगे कि AMU ख़ुद किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। AMU ख़ुद किसके बराबर है? AMU असल में जो है 1 AMU, एक AMU जो है बराबर है कार्बन 12th मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12। इसका क्या मतलब है कि कार्बन 12 का हमने मास निकाला और उस मास को हमने डिवाइड किया 12 पे, ठीक है। मास है, मास को हमने डिवाइड किया 12 पे। जो आंसर आएगा इसका, जो भी आंसर होगा वो आंसर जो है 1 AMU के बराबर होगा। और वो कितना है हमारे पास? वो वैल्यू है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ ग्राम, ठीक है।
1 AMU जो है किसके बराबर है? पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12। एक कार्बन 12 एक एटम है, उसका मास हमने निकाला और उस मास को हमने डिवाइड किया 12 पे, जो हमारे पास मास आएगा वो क्या होगा? 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, अब जो है इस कैलकुलेशन को अगर इस पर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे मैंने लिखा है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, मतलब ये जो है ये जो मास अभी आया है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24, ये क्या है असल में? ये है 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्से का मास है ना, वो क्या है? 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसको हमने डिवाइड बाई 12 ही क्यों किया? 13 क्यों नहीं हुआ? 14 क्यों नहीं हुआ? 15 क्यों नहीं हुआ? 16 क्यों नहीं हुआ? 17 क्यों नहीं हुआ? इसी तरह मास ऑफ जो है मास ऑफ कार्बन 12, इस 12 का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या आपको ये तो नहीं लग रहा कि 12 डिवाइडेड बाई 12? नहीं, इस तरह नहीं है, कुछ भी सीन नहीं है। असल पे मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12 का ये मतलब है, ये 12 हमें ये बताएगा कि जो है कार्बन 12 का हमने 12 हिस्सा डिवाइड किया, उसको हमने 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। सवाल क्या था हमारा? 12 इक्वल हिस्सों में क्यों? क्योंकि जो है कार्बन 12 हमें, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन 12 क्या है असल में? ये जो 12 है ना, यहाँ पे जो लिखा है ये है एटॉमिक मास। ठीक है, जो कि हमारा जो पिछला वाला लेक्चर था वो इसी पे था, ये है एटॉमिक मास के बारे में। ये असल में जो 12 है ना, ये है हमारे पास एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। मतलब ये 12 क्या है? ये है एटॉमिक मास। तो हमने क्या किया? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हमारे पास क्या बनता है असल में? कार्बन का एक हिस्सा बनता है। फिर दूसरा प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ हमारे पास क्या बनता है? वो बनता है कार्बन का दूसरा हिस्सा। मतलब ये 12 क्या है? ये 12 असल में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है चलो मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये जो 12 है, हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है। यहाँ पे असल में जो कार्बन है ना, वो 6 कार्बन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 + 6 क्या हुआ? 12 हुआ। तो आप ये भी कह सकते हो ना, जो है 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU। एक प्रोटॉन 1 AMU के बराबर है, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा? ये होगा 12। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 बनेगा। इसी वजह से तो हमने इसको डिवाइड बाई 12 किया। डिवाइड बाई 12 का ये मतलब है कि मतलब जो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस किया तो क्या हुआ? डिवाइड बाई 12। तो इस 12 को जब हम डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1। मतलब ये 1 जो है एक न्यूट्रॉन को, या फिर ये लफ्ज़ जो है आप फोकस करें, या फिर जो है ये 1 जो है बराबर है किस चीज़ का? एक प्रोटॉन के बराबर होगा, या 1 AMU एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा, या 1 AMU एक प्रोटॉन के बराबर होगा। और जो है हमारे यूनिवर्स में जो है मतलब प्रोटॉन से छोटा पार्टिकल जो कि स्टेबल हो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस वजह से हम कहते हैं एक AMU 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 के बराबर है, और उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये 1 AMU जो है एक न्यूट्रॉन के बराबर भी है। या फिर आप इस तरह कह सकते हो यही 1 AMU एक जो है प्रोटॉन के बराबर भी है। ठीक है, या फिर 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा, या फिर 1 न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? ओके, होप कि जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं जो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में है आपको? नोट करें शाबाश, थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए नोट करें ये साथ साथ में। पॉज करें वीडियो को, शाबाश पॉज करें, नोट करें इसको। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये एटॉमिक मास यूनिट, हमने कहा कि ये असल में एक तरह का यूनिट है किसके लिए? मास के मेजरमेंट के लिए। और किस तरह का मास? खासकर जो है केमिकल स्पीशीज़ के मास के मेजरमेंट के लिए हम जो है एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? अब बढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास
क्या होता है और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सही है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास एक तरह का मास है कि जो है किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, किसी भी केमिकल स्पीशीज़ के मास को जब हम जो है कंपेयर टू कार्बन 12 के मास के हम डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा, वो अपने लिए आप नोट करें। सही है। सपोज़ आप दुकान में जाते हो, आपने चीनी ख़रीदा या फिर दाल ख़रीदा या फिर इसी तरह मतलब कुछ ख़रीदा, ख़ासकर राइस वगैरह, चावल वगैरह। ठीक है, आपने ख़रीदा। अब दुकान वाले तो आपको नहीं बताएंगे कि मेरे ख़याल में ये जो है 1 kg है, वो अपने ख़याल में तो नहीं बताएगा ना, वो एक स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको कंपेयर करके बताएगा कि ये असल में 1 kg है, ये रहा आपका सामान। ठीक है, मतलब ये कि आप दुकान में जाते हो, आपने तराजू वगैरह देखा होगा। सपोज़ जो है ये मैं यहाँ पे तराजू बनाता हूँ। सही है, यहाँ पे एक मतलब इसका पान हुआ, ये दूसरा पान हुआ। अब यहाँ पे जो है ये मतलब एक वेट रखेगा। सपोज़ जो है ये 1 kg का वेट है, ये 1 kg का वेट है। और अब यहाँ पे जो है हमने चीनी डाला। ठीक है, यहाँ पे हमने मतलब दाल या चीनी वगैरह डाला। जब ये दोनों जो है बैलेंस होंगे, एक मतलब जो है सेम्थ में होगा, एक जो है इक्वल में होगा। ठीक है, इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि मतलब हमारा जो शुगर है वो 1 kg हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने शुगर का मास जो है डिफ़ाइन किया। ये हमने कहा कि शुगर का मास क्या है, शुगर का मास मैंने कहा 1 kg है। 1 kg किस तरह पता चला, हमने इसके जो है मुकाबले में हमने बताया ना कि शुगर का मास 1 kg है। क्यों, क्योंकि ये 1 kg के बराबर है। इसी तरह जब भी जो है हम एटम के मास को या फिर जो है मॉलिक्यूल के मास को या आयंस के मास को या रेडिकल के मास को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, किसके रिलेटेड, कार्बन 12 के मास के रिलेटेड। कार्बन 12 यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो वेट है ये स्टैंडर्ड है, इसके मुकाबले में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। इसी तरह जो है केमिस्ट्री में फिर जो है एटम के मास के लिए, मॉलिक्यूल के मास के लिए, इसी तरह रेडिकल और दूसरे जो केमिकल स्पीशीज़ है उनके मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 12 को हमने एक तरह का स्टैंडर्ड काउंट किए। और कार्बन 12 हमें ऑलरेडी नोन है, कार्बन 12 का जो मास है वो ऑलरेडी हमें पता है। अभी भी मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया कि कार्बन 12 का जो है मतलब कार्बन 12 का हमने डिवाइड बाई 12 किया। ठीक है, ये इसका मास असल में मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है। जब कभी जो है सपोज जो है इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करके दूसरे जो मटेरियल से, दूसरे जो केमिकल स्पीशीज़ हैं उनके मास को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये कितने AMU के बराबर है। सपोज़ यहाँ पे जो है मैं ये कह रहा हूँ 1 kg के बराबर है। इसी तरह हाइड्रोजन का मास जो है, सपोज़ अगर हम एटम की बात करें, हाइड्रोजन का मास मैं बताऊंगा 1 AMU के बराबर है। असल में यहाँ पे हमने kg इस्तेमाल किया है मास के जो है मेजरमेंट के लिए, और यहाँ पे हम AMU की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इस AMU को हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, AMU को हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इसी AMU की जगह पे आपने क्या डालना है, इसका वैल्यू डालना है, और ये रहा वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये रहा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब चुन के जो है हमारे पास AMU जो है डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटा यूनिट है, तो मोस्टली उसको हम ग्राम में जो है कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करके बताते हैं। सपोज़ एक एटम को आप तराजू पे किस तरह नापेंगे, मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, जो है शायद मतलब इम्पॉसिबल हो, हम नहीं कर सकते उसको, लेकिन जो वैल्यू है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें मतलब एक ख़ास क्वांटिटी मिलेगा कि ये कितने क्वांटिटी में। और दूसरा जो है एक और पर्पस है यहाँ पे उसको ग्राम में या फिर kg में कन्वर्ट करने का। सपोज़ आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि AMU में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ इसमें कि आपको ये वैल्यू याद करना ना पड़े, आप जो है AMU डालते हो बार बार। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, उसको kg में आपने कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है वो या kg है या ग्राम में है। AMU इज़ नॉट SI यूनिट ऑफ मास। ठीक है, अगर आपने जो है फिज़िक्स 9th में जो है आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट में अगर आपने पढ़े, वहाँ पे मास का अपना एक ख़ास यूनिट है, वो kg में है। ठीक है, तो जो है वहाँ पे SI यूनिट का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है।
तो इस वजह से हमने AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज़ मतलब जो हमारा कैलकुलेशन है वो इतना सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक रीज़न, बहुत सॉलिड रीज़न मैंने आपको बताया कि AMU को हम ग्राम में किस वजह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले जो है हर एक सब्सटेंस का मास आया, उस मास के साथ जब AMU लगाते हैं ना, ये जो है ये 1 AMU हमारे पास, ये इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 इसका मास हम बता रहे कि विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 इसका मास कितना है। विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 इसका मास 1 AMU के बराबर है, 1 AMU। और है भी इसी तरह, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, उसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। अब चून के अभी मैंने आपको बताया कि जो है 1 AMU एक प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं, 1 AMU एक प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, या फिर 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU। और वही एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन कार्बन का 12वां हिस्सा है, कार्बन का 12वां हिस्सा है। और यहाँ पे भी अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे एक प्रोटॉन है, तो इस वजह से जो है ये 1 AMU के बराबर है। देखो फिक्स ये रहा है वैल्यू ऑफ 1 AMU, और ये भी 1 को जो है जब इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही वैल्यू आएगा। समझ में आया? तो ये असल में जो है कार्बन के 12वें हिस्सा जो एक जो है हमने 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 हमने ड्राइव किया था, हाइड्रोजन उसी 12वें हिस्से के बराबर है। समझ में आया? इसी तरह जो है अगर हम डिफाइन करें हीलियम को, हीलियम का जो मास है ना वो 4 AMU के बराबर है, 4 AMU। अब जो है अगर हम इस 4 को निकालें ना, इसमें जो है 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कार्बन में कितने थे? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसी वजह से उसका जो मास है वो है 12 AMU। तो इसका मास क्या हुआ? 4 AMU। तो जो है सिंपली आप इस तरह जो है रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो कि जो है आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया, उसके साथ जो यूनिट है AMU लगा दो, वो बन जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, जिस तरह सपोज जो है यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हम इसको टाइम देखिए अपने लिए एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास जो है लिथियम आया, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। तो इसका जो है टोटल एटॉमिक मास कितना बना? एटॉमिक मास की बात करो, इसका एटॉमिक मास बना 6। व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लिथियम? रिलेटिव एटॉमिक मास है 6 AMU। ठीक है, सिर्फ एटॉमिक मास क्या है? 6 है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 6 AMU है। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चला कि जो है एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो है हमारे पास यूनिट होता है, जो कि 1 या फिर जो है इसके साथ जब यूनिट लगता है AMU, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरह जो है सपोज मैं निकालता हूँ बेरिलियम का। बेरिलियम के पास जो है 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन को अगर जो है दोनों को हम प्लस करेंगे कितना बनेगा? वो बनेगा 8। 8 क्या है? बेरिलियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर। जब इसके साथ हम यूनिट लगाएंगे AMU का, ये बनेगा एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह और एग्जांपल जो है यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ। जिस तरह नाइट्रोजन का फर्ज करें, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है और इसके अलावा 7 न्यूट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का मास कितना बना? नाइट्रोजन का मास एटॉमिक मास बना 14। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है N = 14 AMU। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास इस वजह से कहते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 हम बता रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। ठीक है, तो जो है आप मेजरमेंट यहाँ पे जो कर रहे हो ना, वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 है। इसी वजह से जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ इसको हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है मुकाबले में, कार्बन 12 के मुकाबले में इसका मास 14 AMU है। ठीक है, 14 AMU। और इसी तरह जब 14 AMU का मतलब ये है कि जो है या यहाँ पे मतलब जो है 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा दो, हो सकता है मतलब जो है आगे आपका गलत कॉन्सेप्ट बन सकता है, उस चीज़ को जो है यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल में सॉल्व करता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि ये भी हो सकता है। सपोज क्लोरीन का है, क्लोरीन का मास है 35, क्लोरीन के पास है
17 प्रोटॉन है और इसके अलावा जो है 18 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, जितने भी एग्जांपल मैंने लिखे यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा 35 और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा 35 AMU होगा। अब इस मास से शायद आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है। ये इसकी कैलकुलेशन तरीका भी मैंने आपको जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो है मास से, एटॉमिक मास से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप किस तरह निकाल सकते हो। सिर्फ आप अगर आपको मास दिया गया हो, आप उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद आप निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि ये कौन सा एटम है और इसका मास क्या है। जब ये दो चीज़ आपको पता होगा तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया रिलेटिव एटॉमिक मास? तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा, व्हेन द मास ऑफ केमिकल स्पीशीज इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जब कभी जो है किसी भी एटम या किसी भी केमिकल स्पीशीज का मास जो है हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 डिफाइन करते हैं, उस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास से थोड़ा आगे हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में, अच्छा वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। शाबाश, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, रिवर्स करें, यहाँ पे पॉज करें, इसको नोट करें अपने लिए एग्जाम्पल्स को। अच्छा, मिटा रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, अभी तक जो है ये हमारा तीसरा जो है एटॉमिक मास है। पहले मैंने आपको बताया एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, अब है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मतलब ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है? आइसो का मतलब है सेम, टॉप्स का मतलब है प्लेस। ठीक है, आइसो का मतलब है सेम और टॉप्स का मतलब है प्लेस। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? हिज एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different एटॉमिक मास। ठीक है, क्या मैंने कहा? मतलब जो है 2 या 3 ऐसे एटम, ठीक है, 2 या 3 ऐसे एटम जिनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब उनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है। मास किस वजह से डिफरेंट हो सकता है? देखो, मैंने कहा प्रोटॉन सेम है, मास डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो है डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है, जिसकी वजह से उन 2 एटम को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, सपोज जो है यहाँ पे अगर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, कार्बन है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 15 आइसोटॉप्स हैं, मतलब 15 तरह के हमारे पास कार्बन है। यूनिवर्स में हमारे पास 15 तरह के कार्बन हैं। ठीक है, वो कार्बन किस तरह? सपोज कार्बन 8 है, कार्बन 9 है, कार्बन 10 है, कार्बन 11 है, कार्बन 12 है और कार्बन 13 है। इसी तरह आता आता कार्बन 22 तक है ये। अब ये जो नंबर है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 8, 9, 10 क्या है? ये नंबर असल में है एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है। अब यहाँ पे देखो सब कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। किसी भी एलिमेंट का जो आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिफाई में किस तरह? कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन इसका आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी इसको कहाँ से मिला है? कार्बन आइडेंटिटी कहाँ से मिला? ये मिला इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिला इसको।
तो इसका ये मतलब है कि अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है तो दोनों में प्रोटॉन की तादाद सेम है। ऊपर वाला अगर नीचे वाला कार्बन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो ये सेम एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट, कार्बन कार्बन, लेकिन डिफरेंट एटम है। किस वजह से, किस तरह डिफरेंट है? सिर्फ मास के बेसिस पे डिफरेंट है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन, जितने भी कार्बन हैं उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, जितने भी कार्बन है 6 प्रोटॉन होते हैं। इसमें अगर 6 प्रोटॉन है तो 8 - 2, 8 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना, 2 न्यूट्रॉन बच गया। यहाँ पे 9 - 6, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बच गया। यहाँ पे जो है 10 - 6, यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन। और इसी तरह जो है 11 - 6, इसमें 5 न्यूट्रॉन, उसमें 6, फिर 7। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंट जो है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं, लेकिन डिफरेंट किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे डिफरेंस है? इनका जो एटॉमिक मास है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? नोट करें शाबाश इसको अपने लिए। फिर यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, सही है। आइसोटॉप से थोड़ा सा आगे भी हमने समझना है ताकि जो है एवरेज एटॉमिक मास को हम सही से समझ सकें क्या है ये असल में। आइसोटॉप्स दो तरह के पॉसिबल हैं, या जो है हमारे पास होगा स्टेबल आइसोटॉप्स, या हमारे पास होगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है। स्टेबल आइसोटॉप्स ऐसे आइसोटॉप्स को कहते हैं जो कि मतलब लाइफ टाइम तक उनका लाइफ रहता है। जिस तरह आपको पता है हर एक चीज़ को जो है मतलब फ़ानी है, हर एक चीज़ को ख़त्म होना है, ठीक है, जिस तरह हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह इनकी भी जो है जो एटम्स है उनकी भी एक ज़िंदगी है जो कि मतलब एक शेल्फ लाइफ के बाद वो ख़त्म होगा। लेकिन जो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं उनकी जो लाइफ है ना वो मिलियन ईयर्स हो सकता है, मिलियन ईयर्स। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उनकी जो लाइफ क्या है वो है सेकेंड्स में लेकर जो है हावर्स तक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डेज तक हो सकता है, ज़्यादा मतलब डेज तक, या मतलब बाज़ ऐसे आइसोटॉप्स है जो कि मतलब मिली सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। बाज़ ऐसे आइसोटॉप्स है जो कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा तो है लेकिन कुछ देर बाद वो ख़त्म होगा, ठीक है, उठ जाएगा, ख़त्म होगा, किसी और एटम में चेंज हो जाएगा वो। इसी तरह डेज़ में हो सकते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद वो मतलब जो है किसी और एटम में ख़ुद को चेंज करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता एटम अपने अंदर से प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को निकाल के अपनी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद है उसको कम करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एक एटम को आइडेंटिटी देता है। जब उसके प्रोटॉन ही घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वो भी जो है क्या होगा, चेंज होगा किसी और एटम में, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है उसमें क्या है, वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेकेंड्स, हावर या फिर डेज में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स या फिर जो है हमारे पास गेमा रेस, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल जो है ये अपने अंदर से रिलीज़ करके ख़ुद को मतलब डीके करवाता है, ख़ुद को किसी और एटम में चेंज करवाता है। लेकिन स्टेबल आइसोटॉप्स की जो शेल लाइफ है, जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आते हैं एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। एवरेज एटॉमिक मास क्या है जो है असल में, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कार्बन का जो मैंने कहा 15 आइसोटॉप्स हैं, 15 तरह के आइसोटॉप्स हैं, उसमें से कितने स्टेबल है, कितने रेडियो एक्टिव है। कार्बन 8 था, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है। कार्बन 8 से लेकर मतलब 13 तक मैंने ड्रा किया, इसके ऊपर भी था 22 तक। इनमें से कौन सा कार्बन स्टेबल आइसोटॉप्स है और कौन सा रेडियो एक्टिव है? जो कार्बन है वो 2 स्टेबल आइसोटॉप्स रखता है। कार्बन का सिर्फ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 13 है। कार्बन 12 है और कार्बन 13 है। और अगर हम यूनिवर्स में देखें, यूनिवर्स में ज़्यादातर आपको जो कार्बन मिलेगा वो कार्बन 12 होगा। 98.9% जो है कार्बन वो कार्बन 12 है, और बाकी मतलब जो है 1.11% जो है वो क्या है, वो हमारे पास कार्बन 13 है। मतलब सपोज़ अगर हम ये एबिलिटी रखते हो कि हम मतलब कार्बन को सपोज़ इस मार्कर में मैं कार्बन को देखूँ किसी डिवाइस के साथ, तो मैं देखूँगा इसमें ज़्यादातर जो कार्बन है ना वो कार्बन 12 है और बहुत कम जो है कार्बन 13 भी होगा। लेकिन मास में डिफरेंस, इसका 12 है उसका 13 है, इसका 12 है उसका 13 है। मतलब इसमें जो है कार्बन का मास अगर मुझे लेना है ना, वो मुझे कार्बन 12 मिलेगा ना कार्बन 13 होगा, वो इनके दरमियान में होगा। क्योंकि मास है ना, मास का तो हम एवरेज निकाल सकते हैं,
ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं सब कार्बन को 12 काउंट कर रहा हूँ, सब कार्बन को मैं 12 काउंट कर रहा हूँ, सब कार्बन को 12 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैंने कहा सब कार्बन को मैं 12 काउंट कर रहा हूँ, ये तो काउंट हो गया, लेकिन ये वाला तो काउंट नहीं हुआ, ये वाला काउंट नहीं हुआ, इस वाले को मैंने काउंट नहीं किया। मतलब इसका 1 AMU किसी न किसी तरह हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका 12 तो इसके 12 मतलब जो है 12 तो हमने काउंट किया, लेकिन ये जो 13 है 12 से एक ऊपर 13, ये 13 को हम नहीं ले रहे असल में, जिसकी वजह से एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, यहाँ पे मैं आपके लिए डिफिनेशन लगता हूँ, फिर जो है हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आए, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का एवरेज एटॉमिक मास अगर आपने निकालना है, मैंने निकाल दिया, क्या क्या चाहिए में, पहले तो डिवाइड बाय 100 होगा, ठीक है। स्टेबल मास ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स, मास ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय अबेंडेंस इन नेचर, इस परसेंटेज को मैं बोलो कितना परसेंट में है वो, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास क्या है प्लस, कोई और स्टेबल आइसोटॉप्स है कार्बन का, मास ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स, मास ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय इसका क्या अबेंडेंस, फिर से कोई और आइसोटॉप्स है तो इसी तरह ये चलता जाएगा, एक आइसोटॉप से तो एक, दो आइसोटॉप से तो दो, तीन आइसोटॉप से तीन, चार आइसोटॉप से चार, मतलब कौन सा वाला स्टेबल आइसोटॉप्स स्टेबल हो। अब कार्बन के दो स्टेबल है, एक 12 है और एक 13 है, एक 12 है और एक 13 है। मास ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स 12 का क्या है, ये 12 रहा, और इसका अबेंडेंस क्या है 98.11, 98.9% है, ठीक है। प्लस आया, दूसरा आइसोटॉप्स का अबेंडेंस क्या है इसका, ये हमारे पास क्या है 13 है, मल्टीप्लाई बाय इसका अबेंडेंस क्या है 1.11, इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है। 100 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वह 12.001। अब ये जो मास आया है, ये जो मास आया है ये सिर्फ कार्बन 12 का नहीं है, कार्बन 12 एंड 13 का जो मास है उसका एवरेज हमने निकाला, ठीक है, उसका एवरेज हमने निकाला, तब जाके हमारे पास क्या आया एवरेज एटॉमिक मास आया। अब मतलब कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12.001 AMU है। तो यूनिवर्स में जब कभी हम कैलकुलेशन करते हैं कार्बन के रिलेटेड, उसका हम एवरेज एटॉमिक मास मतलब यूज़ करते हैं, सिर्फ एटॉमिक मास नहीं, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन का जब हम लेते हैं उसमें कार्बन 13 भी इन्वॉल्व है। सिर्फ अगर हम कार्बन 12 को जो है कंसीडर करें तो कार्बन 13 फिर क्या होगा निगलेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन में एरर्स आएंगे, गलत होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ओके। फिर इसी तरह किसी भी एटम का जो है अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें तो किस तरह होगा, यहाँ से आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि जो है द एवरेज masses of stable isotopes multiplied by their natural abundance in nature divided by 100 is called average atomic mass, ठीक है। वीडियो को रिवर्स करके ये डेफिनेशन नोट करें, सही। ये डेफिनेशन इस इक्वेशन के साथ जो है, इस इक्वेशन के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल यहाँ पे जो है हम एवरेज एटॉमिक मास के साथ हम सॉल्व करते हैं, फिर आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा, सही है। चलो हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है हमारे पास x है, ओवरऑल जनरली मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जनरली x आप कंसीडर करें कोई भी एटम है, x कोई भी एटम है। अब हमारे पास x के दो आइसोटॉप्स हैं, एक है X20 है जिसका नेचुरल अबेंडेंस 55% है, ठीक है, और x हमारे पास से सपोज 22 है, और इसका नेचुरल अबेंडेंस क्या है, इसका नेचुरल अबेंडेंस होगा 100 में से 55 तो कंफर्म क्या होगा 45 अबेंडेंस। तो मतलब जो है X20 ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत है X22 के। तो ये जो है हमारे पास दो इसका स्टेबल आइसोटॉप्स है और दोनों के नेचुरल अबेंडेंस है। तो एवरेज एटॉमिक मास में आपको दो चीज़ चाहिए, इसके स्टेबल आइसोटॉप्स कितने और दुनिया में इसके नेचुरल अबेंडेंस क्या है,
ठीक है। ये इसका नेचुरल जो अबेंडेंस है ना, इसके भी एक तरीका है कैलकुलेशन करने का कि हमें किस तरह पता चलेगा कि मतलब कितना जो है नेचर में कितना इसकी जो है परसेंटेज मौजूद है, ठीक है। एक तरीका है इसके कैलकुलेशन का, सही है। ऑलरेडी जो है हर एक एलिमेंट का हमें नेचुरल अबेंडेंस और स्टेबल आइसोटॉप्स हमें पता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय, चलो इस वाले को पहले लिखते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 55, फिर जो है प्लस इसका आंसर क्या है, इसका जो है वैल्यू क्या है 22 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकाल दें प्लस इसका वैल्यू निकाल दें, लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, एक्स का एवरेज एटॉमिक मास होगा। समझ में आए? तकरीबन 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कार्बन का और एक जनरली आप जो है किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप हमेशा जब बैठते हो कोशिश करें कि कॉपी नोट्स वगैरह आप अपने साथ रखें, और साथ साथ आप जो पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं वाइट बोर्ड पे आपको नोट करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आप इधर से भी नोट करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ मैं स्पीच में आपको बता रहा हूँ, तो स्पीच वाला सेक्शन भी आप कोशिश करें नोट करने का, सही है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।